ब्रायन ट्रेसी ने मुझे इंटरव्यू देते समय बताया था, शीर्षस्थ लोगों के बहुत स्पष्ट लक्ष्य होते हैं। वो जानते हैं कि वो कौन है और वो जानते हैं कि वो क्या चाहते हैं। वो अपने लक्ष्य लिख लेते हैं और उन्हें हासिल करने की योजनाएं बनाते हैं। असफल लोग अपने लक्ष्य अपने दिमाग में उसी तरह रखते हैं जैसे बच्चे किसी डिब्बे में कंचे रखते हैं जो आपस में टकराते रहते हैं। हम कहते हैं कि जिस लक्ष्य को लिखा नहीं जाता है वो कोरी फैंटेसी होता है। देखने वाली बात यह है कि फैंटेसियां हर एक के पास होती हैं, लेकिन ये फैंटेसियां उस गोलियों की तरह हैं जिनके खोल में कोई बारूद नहीं होता। लिखित लक्ष्यों के बिना लोग जीवन भर गोलियों की जगह खाली खोल ही चलाते रहते हैं और ये शुरुआती बिंदु है। मेरी सलाह है कि आप आज ही थोड़ा समय निकालकर अपने सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्यों की सूची बना लें। मेरा सुझाव है कि आप केवल अपने व्यवसायिक या आर्थिक क्षेत्र के लिए नहीं बल्कि अपने जीवन के सभी पहलुओं में लक्ष्य बनाएं। इस बारे में सावधान रहें क्योंकि अपने जीवन के किसी एक पहलू पर बहुत ज्यादा ध्यान केंद्रित करने की आपको ऊंची कीमत चुकानी पड़ सकती है। इसीलिए क्योंकि तब आप हर दूसरी चीजों को नजरों से ओझल कर देंगे। जीवन के सभी क्षेत्रों में सफलता के लक्ष्य तय करें ताकि जीवन के सभी महत्वपूर्ण पहलुओं में संतुलन रहे। व्यवसाय, वित्त, स्वास्थ्य, आध्यात्मिकता, परिवार और संबंध तथा जीवन शैली। आपको क्या बनना है? नए लक्ष्य बनाने वाले ज्यादातर लोग ये सवाल पूछते हैं, ठीक है, मैंने लक्ष्य चुन लिया है, अब इसे हासिल करने के लिए मुझे क्या करने की जरूरत है? ये बुरा सवाल नहीं है, लेकिन वो पहला सवाल नहीं है जो मैं पूछना चाहिए। हमें तो सबसे पहले खुद से पूछना चाहिए, मुझे क्या बनने की जरूरत है? आप शायद कुछ लोगों को जानते हैं जो हर चीज सही से करते हैं लेकिन फिर भी अपने मनचाहे परिणाम हासिल नहीं कर पाते। ऐसा क्यों होता है? जिम रॉन ने मुझे सिद्धांत सिखाया था, अगर आप ज्यादा पाना चाहते हैं तो आपको ज्यादा बनना होता है। सफलता कोई ऐसी चीज नहीं है जिसका आप पीछा करें। जिस चीज का आप पीछा करेंगे वो आपको चकमा दे जाएगी। ये तो तितलियों के पीछे भागने जैसा होता है। सफलता तो ऐसी चीज है जिसे आप अलग तरह की व्यक्ति बनकर आकर्षित करते हैं। जब मैं उस दर्शन को समझ गया तो वाह, इसने मेरे जीवन और व्यक्तिगत विकास में क्रांति कर दी। जब मैं कुंवारा था और शादी करना चाहता था तो मैंने उन गुणों की लंबी सूची बनाई जो मेरे लिए आदर्श महिला में होने चाहिए थे। मैंने एक जर्नल के 40 पन्नों में पूरे विस्तार से उसका वर्णन किया। उसका व्यक्तित्व, चरित्र, मुख्य विशेषताएं, नजरिए और जीवन दर्शन, ये भी वो किस तरह के परिवार से आएगी, उसकी सांस्कृतिक और शारीरिक संरचना, यहां तक कि उसके बालों का हुलिया भी। मैंने गहराई में लिखा कि हमारा जीवन कैसा होगा और हम एक साथ क्या करेंगे। इसके बाद अगर मैं सिर्फ ये सवाल पूछता, मुझे इस तरह की लड़की खोजने और पाने के लिए क्या करना होगा, तो मैं शायद अब भी तितलियों के पीछे दौड़ रहा होता। इसके बजाय मैंने उस सूची को देखकर यह सोचा कि क्या मुझ में खुद ये विशेषताएं हैं? क्या मुझ में वही गुण हैं जिनको मैं अपनी आदर्श महिला में उम्मीद कर रहा था? मैंने खुद से पूछा। इस जैसी महिला किसी तरह के पुरुष की तलाश कर रही होगी। इस शानदार महिला को आकर्षित करने के लिए मुझे क्या बनने की जरूरत है? मैंने 40 और पन्ने लिख डाले जिनमें मैंने उन सभी विशेषताओं, गुणों, व्यवहारों, नजरियों और लक्ष्यों का वर्णन किया जो मुझ में होने चाहिए थे। फिर मैं उन गुणों को हासिल करने में जुट गया। जानते हैं क्या हुआ? यह कारगर रहा। मेरी पत्नी जॉर्जिया ठीक वैसी ही है, मानो वो मेरे जर्नल में से निकली हो और मेरे सामने आकर खड़ी हो गई हो। वो हूबहू वैसी ही है जैसा मैंने वर्णन किया था और मांगा था। कुंजी इस बारे में स्पष्ट होना था कि इतनी अच्छी महिला को आकर्षित करने के लिए मुझे क्या बनना होगा और फिर मुझे उस दिशा में मेहनत करने की जरूरत थी। मुश्किल से बचें। ठीक है, आइए आपने जो लक्ष्य तय किए हैं उन्हें हासिल करने की आपकी प्रक्रिया का नक्शा बनाते हैं। ये कुछ करने या कुछ मामलों में करना छोड़ने की प्रक्रिया है। आपके और आपके लक्ष्य के बीच क्या खड़ा है? यह आपका व्यवहार है। क्या आपको कोई चीज करना छोड़ने की जरूरत है ताकि संचयी परिणाम का सिद्धांत आपको नीचे की ओर ना ले जाए? इसी तरह आपको अपनी दिशा बदलने के लिए क्या करना चाहिए ताकि संचयी परिणाम का सिद्धांत आपको सबसे लाभकारी दिशा में ले जाए? दूसरे शब्दों में, आपको कौन सी आदतें और व्यवहार अपने जीवन में हटाने चाहिए और कौन से बढ़ाने चाहिए? आपका जीवन इस फॉर्मूले पर आता है। आप चयन प्लस व्यवहार प्लस आदत प्लस संचित इक्वल टू लक्ष्य, यानी निर्णय, कार्य, दोहराए गए कार्य, वो समय। इसलिए पता लगाना अनिवार्य है कि कौन से व्यवहार लक्ष्य हासिल करने से आपको रोक रहे हैं और कौन से व्यवहार लक्ष्य हासिल करने में आपकी मदद करेंगे। आपके मन में मुगालता हो सकता है कि आपको अपनी सारी बुरी आदतें मालूम हैं, लेकिन मैं शर्त लगाता हूं कि आप गलत हैं। इसीलिए निगरानी इतनी प्रभावी और महत्वपूर्ण होती है। मेरा मतलब है, देखिए, ईमानदारी से, कि आप जानते हैं कि आप हर दिन सचमुच कितने घंटे टीवी देखते हैं? आप न्यूज चैनलों पर कितने घंटे बिताते हैं या खेलों या स्टाइल नेटवर्क्स पर दूसरों के लक्ष्यों और उपलब्धियों की खबर रखते हैं? क्या आप जानते हैं कि आप दिन भर में सोडा के कितने कैन पी जाते हैं
या आप सोशल मीडिया को देखने में कंप्यूटर पर कितने घंटे गैर जरूरी काम करते हैं, जैसा मैंने पिछले अध्याय में जोर दिया था। आपका पहला काम इस बारे में जागरूक बनना है कि आप कैसा व्यवहार कर रहे हैं। आप काम में कहां सोए हुए हैं और आपने एक अचेतन बुरी आदत डाल ली है जो आपको भटका रही है। मैं एक सफल एग्जीक्यूटिव के साथ एक गैर लाभकारी कंपनी के संचालक मंडल में था। उसने कुछ समय पहले मुझे अपना मार्गदर्शक बनाया और वो अपनी उत्पादकता बढ़ाने में मेरी मदद चाहता था। वैसे उसका प्रदर्शन अच्छा था, लेकिन वो जानता था कि थोड़ी सही कोचिंग से वो अपने समय और आउटपुट को अधिकतम कर सकता था। मैंने उससे कहा कि वो 1 सप्ताह तक अपनी पूरी गतिविधियों की निगरानी करे। 7 दिन बाद उसकी इक्वालिटी लॉग का विश्लेषण करते समय मैंने वो चीज देखी जो मुझे अक्सर दिखाई देती है। वो न्यूज पढ़ने, सुनने, देखने में बहुत समय लगा रहा था। वो सुबह 45 मिनट तक अखबार पढ़ता था, फिर ऑफिस जाते समय 30 मिनट तक न्यूज सुनता था और फिर घर लौटते वक्त इतने ही समय दोबारा न्यूज सुनता था। अपने कामकाजी दिन के दौरान वो कई बार ऑनलाइन न्यूज अपडेट देखता रहता था, जिसमें कम से कम 20 मिनट का समय लगता था। घर लौटने के बाद वो अपने परिवार के हालचाल पूछता था और आखिरी 15 मिनट की स्थानीय खबरें सुनता था। फिर वो 30 मिनट तक खेल की खबरें सुनता था और सोने जाने से पहले रात को 10 बजे की आधा घंटे की न्यूज भी देखा करता था। कुल मिलाकर वो हर दिन न्यूज पढ़ने, सुनने, देखने में 3.5 घंटे लगा रहा था। यह आदमी अर्थशास्त्री या कॉमोडिटी ट्रेडर नहीं था या किसी ऐसे पेशे में नहीं था जिसके लिए नवीनतम खबर जीवन मरण जितनी महत्वपूर्ण हो। जितना समय वो अखबार, रेडियो और टीवी की खबरों में लगा रहा था, वो उससे बहुत ज्यादा था जो किसी ज्ञानी मतदाता और समाज में योगदान देने वाले सदस्य को लगाना चाहिए। उसके खुद के व्यक्तिगत हितों को बढ़ाने के लिए उसे खबरों पर इतना ज्यादा समय लगाने की जरूरत नहीं थी। दरअसल उसकी प्रोग्रामिंग के चयन ऐसे थे, या उसने कभी ये चयन ही नहीं किया था कि उसे बहुत कम मूल्यवान जानकारी मिल रही थी। सवाल यह है कि फिर वो हर दिन 4 घंटों तक खबरों का भोजन क्यों कर रहा था। ये एक आदत थी। मैंने सुझाव दिया कि वो अपना टीवी और रेडियो बंद रखे, अपना अखबार बंद कर दे और उद्योग संबंधी खबरों का केवल एक संकलन पढ़ा करे, ताकि उसे केवल वही खबरें मिलें जो उसके व्यावसायिक और व्यक्तिगत हितों के लिए महत्वपूर्ण थी। ऐसा करने पर तुरंत ही 95% कचरा साफ हो गया जो उसके मन को उद्विग्न रखता था और उसका समय चूसता था। अब वो हर दिन 20 मिनट से कम समय में उन सारी खबरों की समीक्षा कर सकता था जो उसके लिए मायने रखती थी। इससे सुबह यात्रा के समय उसके पास 45 मिनट बचते थे और शाम को भी इतना ही समय, जिनका उपयोग वो सकारात्मक गतिविधियों में करने लगा। व्यायाम करना, प्रेरक व ज्ञानवर्धक सामग्री सुनना, पढ़ना, योजना बनाना, तैयारी करना और अपने परिवार के साथ गुणवत्तापूर्ण समय बिताना। उसने मुझे बताया कि उसने पहले कभी खुद को इतना तनाव रहित महसूस नहीं किया। लगातार नकारात्मक खबरें आपको तनावग्रस्त कर देती हैं। उसने ये भी बताया कि उसने कभी इतना ज्यादा प्रेरित और एकाग्रचित महसूस नहीं किया जितना वो अब करता है। आदत में वो एक छोटा सा और सरल सा परिवर्तन, लेकिन संतुलन और उत्पादकता में एक लंबी छलांग। हो सकता है कि आप खबरों के दीवाने ना हो, इसीलिए इस उदाहरण से आपकी आंखें ना खुल पाई हो। मुझे एक और कोशिश करने दें। मुझे पूरा यकीन है कि इस उदाहरण के बाद आपकी आंखें खुल जाएंगी, क्योंकि ये एक ऐसी चीज है जो हमारे आज के बेहद जुड़े संसार में बहुत सारे लोगों को प्रभावित करती है। ये एक ऐसा लक्षण है जिसे मनोवैज्ञानिक शब्दावली में डिजिफ्रेनिया कहा जाता है। ये एक मानसिक स्थिति है जो डिजिटल जानकारी की लगातार बमबारी से उत्पन्न होती है। मैंने अपने इनसेन प्रोडक्टिविटी पाठ्यक्रम में इस लक्षण पर चर्चा की है और ये बताया है कि इस बुरी आदत से जूझना कितना महत्वपूर्ण है। प्रौद्योगिकी के अति उपयोग की आदतें आजकल बहुत आम हो चुकी है। ज्यादातर लोग ये जानते ही नहीं है कि इन आदतों की वजह से एकाग्रता कायम करने और अपने लक्ष्यों की दिशा में प्रगति करने की हमारी क्षमता कितनी नष्ट हो रही है। संसार 24/7/365 यानी हर पल हम तक कोई भी जानकारी पहुंचा सकता है। यह संसार की नई वास्तविकता है और ज्यादातर लोगों को पता ही नहीं है कि इससे निपटने का सही तरीका क्या है। हमने प्रौद्योगिकी को इसीलिए बनाया था ताकि जीवन ज्यादा आसान और ज्यादा उत्पादक बन जाए, लेकिन इसने इसका ठीक उल्टा परिणाम दिया है। प्रौद्योगिकी एक बेहतरीन साधन है, लेकिन बहुत बुरी मालकिन है और आज हम में से ज्यादातर लोग इसके गुलाम बन चुके हैं। इनसेन प्रोडक्टिविटी के एक सदस्य सर्जियो ने इसे इस तरह से स्पष्ट किया। डिजिफ्रेनिया का मेरी उत्पादकता पर बहुत प्रभाव पड़ा था। मुझे कभी एहसास ही नहीं हुआ था कि मेरे दिन से कितने ज्यादा समय को खा रहा था। सबसे बुरा पहलू यह था कि इसकी निगरानी करने का कोई आसान तरीका नहीं था कि मैं कितनी देर तक और कितनी बार अपने मोबाइल फोन पर समय खर्च कर रहा था। आखिरकार मैंने निगरानी करने वाला ऐप डाउनलोड किया जो बताता है कि स्क्रीन कितने समय तक ऑन रही। मुझे जानकर सदमा लगा कि मैं हर दिन मोबाइल पर 4 से 5 घंटे बिताता था और एक दिन में लगभग 150 बार इसे चेक करता था। इनसेन प्रोडक्टिविटी के एक और सदस्य पीट ने बताया,
मैं सोचता था कि मेरा व्यवहार सामान्य है, लेकिन मेरा आईफोन और कंप्यूटर मेरे जीवन पर शासन कर रहे थे। मैं हर 2 मिनट बाद ईमेल चेक करता था, सोने जाने से पहले और जागने पर भी। टेक्स्ट मैसेज भेजता था। 1 घंटे में कई बार खबरों पर नजर डालता था, अपने घर की जांच करता था, तापमान और दरवाजे के ताले और कई अन्य चीजें। इन व्यवधानों का मेरे ग्राहकों और पारिवारिक सदस्यों के साथ जुड़ने की मेरी योग्यता पर विपरीत प्रभाव पड़ा। मेरे बहुत से कंप्यूटर मॉनिटरों पर कम से कम 5 एप्लीकेशन हर समय खुले रहते थे। फोन पर बातचीत करते वक्त भी मैं आरएसएस फीड की जांच करता था, खरीदारी करता था, ईमेल पढ़ता था या उनका जवाब देता था। मुझे बताते हुए खुशी हुई कि सरजी और पीटर हमारे विद्यार्थी बने और हमारे 35,000 से ज्यादा विद्यार्थियों के समूह में शामिल हुए। इसके बाद उन्होंने प्रौद्योगिकी पर नियंत्रण हासिल किया और डिजिफ्रेनिया को अलविदा कह दिया। जिस तरह ज्यादा मात्रा और कम पोषण वाला भोजन आपके शरीर को मोटा बनाता है, उसी तरह ज्यादा मात्रा और कम पोषण वाली जानकारी आपके दिमाग को भी मोटा बनाती है। प्रौद्योगिकी के जरूरत से ज्यादा व्यवधान करने की अनुमति देंगे तो देर सवेर आपको दिमाग की डायबिटीज हो जाएगी। ठीक है, अब आपकी बारी है। अपनी छोटी नोटबुक निकालकर उसमें अपने 3 शीर्ष लक्ष्य लिख दें। अब उन बुरी आदतों की सूची बनाएं जो हर क्षेत्र में आपकी प्रगति में बाधा डाल रही है। हर एक को लिख लें। आदतें और व्यवहार कभी झूठ नहीं बोलते। अगर आपकी कथनी और करनी के बीच कोई विसंगति है तो मैं हर बार उस पर विश्वास करूंगा जो आप करते हैं। यदि आप मुझसे कहते हैं कि आप स्वस्थ बनना चाहते हैं लेकिन आपकी उंगलियों पर चिप्स के कण चिपके हुए हैं, तो मैं चिप्स पर विश्वास करूंगा। अगर आप कहते हैं कि स्व सुधार एक प्राथमिकता है लेकिन आप लाइब्रेरी की जगह वीडियो गेम खेलने में ज्यादा समय बिताते हैं, तो मैं वीडियो गेम पर विश्वास करूंगा। अगर आप कहते हैं कि आप समर्पित पेशेवर हैं लेकिन आप देर से और बिना किसी तैयारी के आते हैं, तो आपका व्यवहार हर बार आपकी पोल खोल देता है। आप कहते हैं कि आपका परिवार आपकी प्राथमिकता सूची में सबसे ऊपर है, लेकिन अगर परिवार के सदस्य आपके व्यस्त कैलेंडर में कहीं नजर नहीं आते तो वो दरअसल प्राथमिकता नहीं है। आपने अभी अभी बुरी आदतों की जो सूची बनाई थी उस पर नजर डालें। अब आपको ये फैसला करना है कि क्या ये ठीक है या फिर आप बदलना चाहते हैं। इसके बाद इस सूची में वो सारी आदतें लिख दें जो आपको डालने की जरूरत है। ऐसी आदतें जिनका निरंतर अभ्यास करने और उन्हें चक्रवृद्धि करने पर आप अपने लक्ष्य शानदार तरीके से हासिल कर लेंगे। इस सूची को बनाना अपनी आलोचना या अफसोस में ऊर्जा बर्बाद करना नहीं है। इसका उद्देश्य तो इस बारे में स्पष्टता हासिल करना है कि आप क्या बेहतर बनना चाहते हैं। लेकिन मैं आपको यही नहीं छोड़ रहा हूं। आइए इन हानिकारक बुरी आदतों को जड़ से उखाड़ें और उनकी जगह पर नई सकारात्मक और स्वस्थ आदतें बो दें। खेल बदलने वाले बुरी आदतें छोड़ने की 5 रणनीतियां। आपने अपनी सभी आदतें सीखी हैं, इसीलिए आप उन्हें नहीं भी सीख सकते हैं, यानी हटा भी सकते हैं। अगर आप अपने जीवन की कश्ती को एक नई दिशा में ले जाना चाहते हैं तो सबसे पहले तो आपको बुरी आदतों के लंगर उठाने होंगे जिन्होंने आपको नीचे रखा हुआ है। कुंजी अपनी क्यों शक्ति को इतना मजबूत बनाता है कि यह तुरंत संतुष्टि की आपकी आकांक्षाओं से ज्यादा प्रबल हो जाए, और इसके लिए आपको एक नए गेम प्लान की जरूरत है। नीचे मैं अपनी प्रिय रणनीतियां हैं बता रहा हूं। अपने ट्रिगर पहचानें। अपनी बुरी आदतों की सूची पर नजर डालें। पहचानें कि हर आदत को कौन सी चीज ट्रिगर करती है। हर बुरे व्यवहार के पीछे 4 कौ होते हैं। कौन, क्या, कहां और कब। उसका अनुमान लगाएं। उदाहरण के लिए, क्या आपके बहुत ज्यादा शराब पीने की तब ज्यादा संभावना होती है जब आप निश्चित लोगों के साथ होते हैं? क्या दिन का कोई खास समय है जब आपके मन में कुछ मीठा खाने की तीव्र इच्छा होती है? कौन सी भावनाएं आपकी सबसे बुरी आदतों को उत्तेजित कर देती हैं? तनाव, थकान, क्रोध, घबराहट, बोरियत। आप इन भावनाओं का अनुभव कब करते हैं? आपके साथ कौन होता है? आप कहां होते हैं या आप क्या कर रहे होते हैं? कौन सी स्थितियां आपकी बुरी आदतों को सतह पर लाती हैं? कार में बैठना, प्रदर्शन, समीक्षाओं के पहले का समय, ससुराल की यात्रा, सम्मेलन, सामाजिक दायरा, शारीरिक असुरक्षा महसूस करना, डेडलाइन। अपनी दिनचर्या को गौर से देखें। आप सामान्यतः क्या कहते हैं जब आप जागते हैं, कॉफी या लंच ब्रेक में, लंबे दिन के बाद घर लौटते समय? एक बार फिर अपनी नोटबुक निकालें या बेड हैबिट किलर वर्कशीट का इस्तेमाल करें। इसमें अपने ट्रिगर रख लें। सिर्फ इसी आसान काम से आपकी जागरूकता बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, लेकिन जाहिर है आपको इससे आगे भी कुछ करना होगा, क्योंकि जैसा हम बात कर चुके हैं, किसी बुरी आदत की जागरूकता को बढ़ाना ही इसे छोड़ने के लिए काफी नहीं है। दूसरा, साफ घर, सफाई में जुट जाएं। मेरा मतलब शब्दशः भी है और आलंकारिक भी। अगर आप शराब पीना छोड़ना चाहते हैं तो अपने घर से इसकी हर बूंद हटा लें। ग्लास हटा दें। पीते समय इस्तेमाल में आने वाला वो शानदार बर्तन या इससे जुड़ी दूसरी चीजें और वो सजावटी ऑलिव भी। अगर आप चाहते हैं कि आप रात को बहुत ज्यादा टीवी देखना छोड़ दें तो अपने केबल, नेटफ्लिक्स और अन्य सदस्यता सेवाओं को रद्द कर दें।
अगर आप अपना खर्च कम करने की कोशिश कर रहे हैं तो एक शाम को समय निकालकर हर कैटलॉग या रिटेल ऑफर को रद्द कर दें जो आपके मेल बॉक्स या आपके इनबॉक्स में चली आती हैं, ताकि आपको सामने वाले दरवाजे से कचरे की बाल्टी तक चलकर जाने के कष्ट की भी जरूरत ना रहे। अगर आप ज्यादा स्वस्थ दिखना चाहते हैं तो अपनी अलमारियों में से सारे हानिकारक आहार की सफाई कर दें, जंक फूड खरीदना छोड़ दें और इसी तर्क पर विश्वास करना छोड़ दें कि आपके परिवार में दूसरे लोगों को जंक फूड से सिर्फ इसीलिए इनकार करना उचित नहीं है क्योंकि आप इसे अपने जीवन में नहीं चाहते हैं। आपके परिवार का हर व्यक्ति इसके बिना ही बेहतर है। इसे घर में ना लाएं, बात खत्म। जो भी आपकी बुरी आदतों को शक्तिशाली बनाता है उससे छुटकारा पालें। तीसरा, इसकी अदला बदली करें। बुरी आदतों की अपनी सूची को दोबारा देखें। आप उन्हें कैसे बदल सकते हैं ताकि वो इतने नुकसानदेह नहीं रहें? क्या आप उनकी जगह पर ज्यादा स्वस्थ आदतें डाल सकते हैं या उन्हें हमेशा के लिए लात मार सकते हैं? हमेशा के लिए। जो भी मुझे जानता है वो ये भी जानता है कि भोजन के बाद मुझे मीठा बेहद पसंद है। अगर घर में आइसक्रीम है तो इसका मतलब ट्रिपल स्कूप बनाना स्लिप्ड भी हो सकता है, जिसके साथ दूसरी चीजों को मिलाकर ये 1255 कैलोरी का मामला बन जाता है। इस बुरी आदत को छोड़ने के लिए अब मैंने 2 हर्शीज किसेस 50 कैलोरी की आदत डाल ली है। हाल के वर्षों में मैंने इस अदला बदली को एक कदम ऊपर पहुंचा दिया है और अब मैं विप्ड क्रीम से घर पर बना जिलेटिन खाता हूं, स्टोर से खरीद कर नहीं, क्योंकि स्टोर वाले में शक्कर भरी रहती है। हाँ, मुझे मीठा खाने के अपने शौक की भरपाई करने के लिए ट्रेडमिल पर एक अतिरिक्त घंटा नहीं बिताना पड़ता। मेरी साली ने टीवी देखते समय कुरकुरे और नमक वाला जंक फूड खाने की आदत डाल ली थी। वो टोर्टिला चिप्स का पूरा पैकेट खा जाती और उसे पता भी नहीं चलता था। फिर उसे एहसास हुआ कि उसे जिस चीज में सचमुच आनंद आता था वो उसके मुंह में होने वाली कुरकुरी अनुभूति थी। उसने अपनी बुरी आदत की जगह गाजर, सेलरी स्टिक्स और रॉ ब्रोकली स्पेयर्स को कुतरना शुरू कर दिया। उसे वही आनंददायक अनुभूति मिली और उसमें अच्छी बात यह रही कि उसका FDA अनुशंसित सब्जियों का कोटा भी पूरा हो गया। एक व्यक्ति मेरे लिए काम करता था और उसमें हर दिन 8-10 डाइट कोक पीने की आदत थी। यह बुरी आदत है। मैंने सुझाव दिया कि इसकी जगह वो कम सोडियम वाला कार्बोनेटेड पानी पिए और उसमें ताजा नींबू, लाइम या संतरा मिला ले। उसने ये लगभग 1 महीने तक किया और इसके बाद उसे एहसास हुआ कि उसे कार्बोनेटेड की भी जरूरत नहीं है, इसलिए वो सादे पानी पर आ गया। इसके साथ खेलें और देखें कि आप कौन सी आदतें या व्यवहार को हटाकर उनकी जगह लाभदायक अदला बदली कर सकते हैं। इसके साथ खेलें और देखें कि आप कौन सी आदतें या व्यवहार को हटाकर उनकी जगह लाभदायक अदला बदली कर सकते हैं। चौथा, आराम से। मैं प्रशांत महासागर के पास रहता हूं। जब भी मैं पानी में जाता हूं तो मैं सबसे पहले अपने पंजों को पानी में डालकर अनुकूलन करता हूं, फिर मैं घुटनों तक पानी में जाता हूं, फिर कमर और सीना, उसके बाद मैं छलांग लगाता हूं। कुछ लोग अनुकूलन किए बिना तेजी से दौड़ कर जाते हैं और बात खत्म कर देते हैं। उनके लिए अच्छा है, मेरे लिए नहीं। मुझे आराम से रास्ता तय करना पसंद है। शायद इसका कारण मेरे बचपन का यातना भरा प्रसंग होना, जैसा आप अगली रणनीति में देखेंगे। अनुकूलन की प्रक्रिया आपकी कुछ दीर्घकालीन और गहरी जड़ों वाली आदतों के लिए ज्यादा प्रभावी हो सकती है कि आप उन्हें खोदते समय आराम से छोटे कदम उठाएं। हो सकता है कि आपने दशकों तक उन आदतों को दोहराकर मजबूत बनाया हो, इसीलिए समझदारी इसी में है कि आप उन्हें एक बार में एक कदम उठाकर धीरे धीरे खुदाई करें। कुछ साल पहले मेरी पत्नी के डॉक्टर ने कहा कि वो कुछ महीनों तक कैफीन कम करें। हम दोनों को ही कॉफी से प्रेम है, इसलिए अगर वो कष्ट उठाने जा रही है तो मैंने ये न्यायपूर्ण निर्णय लिया कि हम दोनों को ही ऐसा करना चाहिए। पहले सप्ताह हमने 50-50 का फॉर्मूला अपनाया, 50% डीकैफिनेटेड और 50% नियमित। फिर अगले सप्ताह 100% डीकैफ। इसके बाद अगले सप्ताह अर्ली ग्रेड डीकैफ टी, इसके बाद डीकैफ ग्रीन टी। हमें अंतिम लक्ष्य तक पहुंचने में 1 महीने तक का समय लग गया, लेकिन इस दौरान हमें कैफीन विड्रॉल का जरा भी कष्ट नहीं हुआ। कोई सरदर्द नहीं, उनिंदापन नहीं, दिमाग में थकान नहीं, कुछ भी नहीं। लेकिन अगर हम इसे एकदम से कर देते, मैं तो ये सोचकर ही कांप उठता हूं। 5वां, कूद जाएं। हर व्यक्ति अलग होता है। कुछ शोधकर्ताओं ने पाया है कुछ लोगों के लिए यह ज्यादा आसान होता है कि वो अपनी जीवन शैली में कई बुरी आदतों को एक साथ बदल लें। मिसाल के तौर पर पथ प्रदर्शक कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर डीन ऑर्निश ने बताया कि वो जीवन शैली में भारी परिवर्तन करके लोगों के गंभीर हृदय रोग को सही कर सकते हैं, दवा या सर्जरी के बिना। उन्होंने पाया कि इन लोगों को यह ज्यादा आसान लगता था कि वो अपनी सारी बुरी आदतों को एक साथ अलविदा करते हैं। वो उन्हें एक प्रशिक्षण सत्र में ले गए जहां फैट और कोलेस्ट्रॉल से भरे वर्तमान आहार के बजाय उन्हें बहुत कम फैट वाली डाइट दी गई। इस प्रोग्राम में व्यायाम शामिल किया गया था, उन्हें बिस्तर से उतारना और चलना या जॉगिंग करना, साथ ही तनाव कम करने वाली तकनीकें और हृदय को स्वस्थ रखने वाली दूसरी आदतें भी थी।
आश्चर्यजनक बात यह है कि 1 महीने से कम समय में ही इन रोगियों ने जीवन भर की बुरी आदतों को छोड़ना और नई आदतों को अपनाना सीख लिया, और इसका परिणाम यह रहा कि 1 साल बाद उनका स्वास्थ्य बहुत ज्यादा बेहतर हो गया। व्यक्तिगत रूप से मैं इसे नियम नहीं अपवाद मानता हूं, लेकिन आपको इस बारे में सोचना चाहिए कि आपके लिए कौन सी रणनीति सबसे अच्छी तरह कारगर होगी। जब मैं बच्चा था तो मेरा परिवार लेक रॉलिंस नामक एक कम लोकप्रिय जगह पर कैंपिंग करने जाता था। यह झील उत्तरी कैलिफोर्निया में सियरास से ज्यादा दूर नहीं है। यहाँ ग्लेशियरों का पानी लेक टेहो के पहाड़ों के ऊपर से पिघल कर आता था। पानी बेहद ठंडा होता था। वहां कैंपिंग करते वक्त मेरे डैडी हर दिन जोर देते थे कि मैं पोलर पॉन्ड में वाटर स्की करूं। दिन भर मैं मन ही मन चिंतित रहता था कि मुझे ये करने को कहेंगे। मुझे वाटर स्की से प्रेम था, मुझे तो बस पानी में जाने से नफरत थी। जाहिर है यहां वो थोड़ी अतार्किक बात थी, क्योंकि आप पानी में जाए बिना वाटर स्की नहीं कर सकते। डैडी ने मुझे कभी एक दिन का भी नागा नहीं करने दिया। कई बार तो उन्होंने दरअसल मुझे उठाकर पानी के अंदर फेंक दिया। हाइपोथर्मिया के करीब रहने के 1 दर्जन या इतने यातनामय पलों के बाद मुझे पानी हमेशा बेहतरीन लगता था। बर्फीले पानी के अंदर जाने की मेरी कल्पना ज्यादा बुरी थी। उसमें सचमुच कूदना इतना बुरा नहीं था। एक बार जब मेरा शरीर अनुकूलन कर लेता था तो वाटर स्कीइंग शानदार अनुभव होती थी, लेकिन ये पता होने के बावजूद मैं दहशत और राहत के इस चक्र से हर दिन गुजरता था। यह अनुभव किसी बुरी आदत को अचानक छोड़ने या बदलने जैसा ही है। कुछ समय तक ये यातनामय महसूस हो सकता है, जिससे आप काफी परेशान हो सकते हैं, लेकिन जिस तरह होम्योस्टेसिस नामक प्रक्रिया के जरिए शरीर एक बदलते परिवेश से संतुलन बिठाता है, उसी तरह हम में अपरिचित व्यवहारों के परिवर्तनों से तालमेल बिठाने को ही होम्योस्टैटिक योग्यता होती है। आमतौर पर हम काफी जल्दी ही नई परिस्थितियों के प्रति शारीरिक और मनोवैज्ञानिक रूप से अनुकूलन करने में सक्षम होते हैं। कई बार धीरे धीरे जाने से काम नहीं चलता है। कई बार तो आपको सचमुच पूरी ताकत से कूदना होता है। खुद से अभी पूछें, मैं कहां धीमे शुरू कर सकता हूं और खुद को जवाबदेह ठहरा सकता हूं, और मुझे कहां ज्यादा बड़ी छलांग लगाने की जरूरत है। मैं दर्द या असुविधा से कहां बच रहा हूं, जबकि मैं तहे दिल से जानता हूं कि अगर मैं बस ये कह लूं तो पल भर में अनुकूलन कर लूंगा। मेरे पूर्व साझेदार का एक शराबी भाई था जो दिन भर बियर पीता रहता था और पार्टी की जान कहलाता था। वो लंच में पीता था, डिनर में पीता था, डिनर के बाद पीता था और पूरे वीकेंड में भी पीता रहता था। एक दिन वो अपने कॉलेज रूममेट की शादी में गया, जहां उसने रूममेट के भाई को देखा जो उन दोनों से 10 साल बड़ा था, लेकिन वो उनसे 10 साल छोटा दिख रहा था। उसने उस आदमी को शादी के दौरान नाचते हंसते और खेलते देखा। उसके अंदर ऐसी जीवंतता और स्फूर्ति दिख रही थी जो शराबी भाई ने कई सालों से महसूस नहीं की थी। उसने उसी क्षण ये निर्णय ले लिया कि वो दोबारा कभी शराब को हाथ नहीं लगाएगा। सीधा निर्णय, दोबारा कभी नहीं। यह निर्णय उसने 15 साल पहले लिया था, लेकिन इसके बाद उसने सचमुच कभी शराब को हाथ नहीं लगाया। घरेलू बुरी आदतों को बदलने के मामले में मैं पहले अंगूठा डुबाता हूं, लेकिन मेरे पेशेवर जीवन में बड़ी छलांग लगाना मुझे ज्यादा प्रभावी लगता है। किसी नए व्यवसाय के प्रति समर्पण हो या संभावित नए ग्राहकों, साझेदारों या निवेशकों के साथ व्यवहार हो, धीरे धीरे करने से आमतौर पर यह काम होता ही नहीं है। ऐसे समय में मैं हर बार लेक रॉलिंस वाले अनुभव के बारे में सोचता हूं और याद रखता हूं कि ये पहले तो कष्टकारी होगा, लेकिन कुछ समय बाद मुझे आनंद आने लगेगा। इसीलिए थोड़े समय की असुविधा को झेलने में कोई बुराई नहीं है। दोष खोजने का अभियान शुरू करते हैं। मैं ये सुझाव नहीं दे रहा हूं कि आप अपने जीवन की हर बुरी चीज को खत्म कर दें या छोड़ दें। ज्यादातर चीजें संयम में अच्छी हैं, लेकिन आपको कैसे पता चलेगा कि कोई बुरी आदत आपकी बॉस बन रही है? मैं अपने दोषों की जांच करने में यकीन रखता हूँ। बीच बीच में मैं पाप के उपवास करता हूँ। मैं एक पाप को चुनता हूँ और उसका उपवास करता हूँ, जिससे सुनिश्चित हो जाए कि वो नहीं बल्कि मैं निर्णय लेने वाला विजेता हूँ। मेरे पाप हैं कॉफी, आइसक्रीम, वाइन और फिल्में। मैं आपको अपने आइसक्रीम के जुनून के बारे में पहले ही बता चुका हूँ। जब बात वाइन की आती है तो मैं सुनिश्चित करना चाहता हूँ कि मैं एक गिलास का आनंद लेते समय दिन का जश्न मनाऊं, बुरे मूड को दबाने की कोशिश नहीं करूं। हर 3 महीने के बाद मैं एक दोष को चुनता हूं और 30 दिनों तक इससे दूर रहता हूं। यह शायद मेरी कैथोलिक लैंड परवरिश की वजह से शुरू हुआ होगा। मुझे खुद के सामने यह साबित करना बहुत पसंद है कि मैं अब भी प्रभारी हूं। इसे खुद आजमा कर देखें। एक दोष को लें, कोई ऐसी चीज जिसे आप संयम में करते हैं लेकिन आप जानते हैं कि आपके सर्वश्रेष्ठ हित में योगदान नहीं देती, और 30 दिनों का नागा करके देखें। अगर आपको उन 30 दिनों में उससे दूर रहना सचमुच मुश्किल लगे तो आपको एक आदत मिल गई है जिसे आपको अपने जीवन से हमेशा हमेशा के लिए दूर कर देना चाहिए। खेल बदलने वाली अच्छी आदतें डालने की 6 तकनीकें। जो बुरी आदतें आपको गलत दिशा में ले जा रही थी उन्हें खत्म करने में हमने आपकी मदद कर दी है।
अब हमें नए चयन, व्यवहार और अंततः आदतें उत्पन्न करने की जरूरत है जो आपको अंततः आपकी सबसे बड़ी इच्छाओं की दिशा में ले जाए। बुरी आदत हटाने का मतलब है अपनी दिनचर्या में से कोई चीज हटाना। दूसरी तरफ नई ज्यादा उत्पादक आदत को डालने के लिए पूरी तरह अलग योग्यताओं की जरूरत होती है। आपको बीज बोना होगा, पानी देना होगा, खाद देनी होगी और यह सुनिश्चित करना होगा कि यह सही से जड़ पकड़ ले। इस काम में प्रयास, समय और अभ्यास की जरूरत होती है। अच्छी आदतों को डालने की मेरी प्रिय तकनीकें ये हैं। नेतृत्व विशेषज्ञ जॉन सी मैक्सवेल ने कहा था, आप तब तक अपना जीवन नहीं बदल पाएंगे जब तक कि आप अपनी दिनचर्या की किसी चीज को ना बदल लें। आपकी सफलता का रहस्य आपकी दिनचर्या में छिपा होता है। शोध के अनुसार किसी नई आदत को अचेतन अभ्यास में बदलने के लिए 300 बार सकारात्मक पुष्टि की जरूरत होती है, यानी लगभग 1 साल तक हर दिन अभ्यास करना। सौभाग्य से, जैसा हमने पहले बात की है, हम जानते हैं कि मेहनत भरी एकाग्रता के 3 सप्ताह बाद ही नई आदत काफी मजबूत हो जाती है और इसके दीर्घकालीन बनने में काफी अच्छी संभावना रहती है। इसका मतलब है कि अगर हम पहले 3 हफ्तों तक हर दिन किसी नई आदत पर खास ध्यान देते हैं तो हमारे पास इसे आजीवन अभ्यास बनाने का कहीं बेहतर अवसर होता है। सच्चाई यह है कि आदत 1 सेकंड में भी बदल सकती है और हो सकता है कि यह 10 साल बाद भी ना बदले। जब आपने पहली बार गर्म स्टोव को छुआ तो आपको तुरंत पता चल गया था कि आप इसे कभी आदत नहीं बनाएंगे। सदमा और दर्द इतना गहन था कि आपकी जागरूकता हमेशा हमेशा के लिए बदल गई। आप जानते थे कि आप गर्म स्टोव के मामले में जीवन भर चेतन में रहेंगे। कुंजी जागरूक रहना है। अगर आप किसी अच्छी आदत को वाकई कायम रखना चाहते हैं तो दिन में कम से कम 1 बार इस पर ध्यान दें। आप इस पर जितना ध्यान केंद्रित करेंगे, आपकी सफलता की संभावना उतनी ही बढ़ जाएगी। 1. खुद को सफलता के लिए तैयार करें। किसी नई आदत को आपके जीवन और जीवन शैली के भीतर काम करना होता है। अगर आप 20 मील दूर स्थित जिम की सदस्यता लेते हैं तो आप वहां ज्यादा बार नहीं जाएंगे। अगर आप रात के उल्लू हैं लेकिन जिम शाम को 6 बजे बंद हो जाता है तो भी आपके लिए कारगर नहीं होगा। आपका जिम करीब और सुविधाजनक होना चाहिए। इसे आपकी दिनचर्या के हिसाब से सही होना चाहिए। अगर आप वजन कम करना चाहते हैं और ज्यादा स्वस्थ आहार खाना चाहते हैं तो ये सुनिश्चित करें कि आपके फ्रिज और पेंट्री में स्वस्थ विकल्प भरे हों। अगर आप ये चाहते हैं कि दोपहर में भूख लगने पर आप वेंडिंग मशीन स्नैक्स पर टूट नहीं पड़े तो क्या करें? अपनी डेस्क के ड्रॉअर में ड्राई फ्रूट और स्वस्थ नाश्ते रखें। जब आपको भूख लगती है तो ये भोजन सबसे आसान और सबसे लुभावना नजर आता है, वो है शुद्ध कार्बोहाइड्रेट। मेरी रणनीति ये होती है कि मैं हमेशा प्रोटीन साथ रखता हूं। मैं रविवार को प्रोटीन्स को ग्रिल करके पैक कर लेता हूं और पूरे सप्ताह के लिए तैयार रखता हूं। मेरे मामले में ईमेल की लत सबसे ज्यादा ध्यान भटकाने वाली और विनाशकारी आदतों में से एक है। गंभीरता से कह रहा हूं, ये कोई हंसने वाला मामला नहीं है। अगर मैं ईमेल व्यवस्थित करने और एकाग्र रहने के बारे में सतर्क नहीं रहूं तो हर दिन इनबॉक्स में ईमेल के भारी ढेर से मेरी घंटों की एकाग्रता खो सकती है। मैंने दिन में सिर्फ 3 बार ईमेल चेक करने की आदत नई बना ली है। अनुशासित रहने के लिए मैंने सारे अलार्म, ऑटोमेटिक रिसीव के फंक्शन बंद कर दिए हैं। यही नहीं, 3 बार ईमेल चेक करने की अवधियों के अलावा बाकी समय मैं प्रोग्राम बंद रखता हूं। मैंने उस भंवर के आसपास दीवारें बना ली हैं ताकि मैं दिन भर उसमें ना गिरूं। दूसरा, घटना के बारे में नहीं, जोड़ने के बारे में सोचें। पूर्व टॉक शो होस्ट मॉन्टेल विलियम्स ने मुझे एक बेहतरीन टिप दी थी। उन्होंने मुझे बताया कि मल्टीपल स्क्लेरोसिस बीमारी के कारण उन्हें कठोर डाइट पर चलना पड़ता है। मॉन्टेल ने जोड़ने का सिद्धांत अपनाया है और मैं सोचता हूं कि आपका लक्ष्य चाहे जो भी हो, इस सिद्धांत से आपको काफी मदद मिल सकती है। उन्होंने मुझे बताया, महत्वपूर्ण यह नहीं है कि आप अपनी डाइट में से क्या बाहर निकालते हैं, महत्वपूर्ण तो यह है कि आप क्या अंदर रखते हैं। ये जीवन के लिए उनकी उपमा बन गया है। वो ये नहीं सोचते हैं कि उन्हें खुद को किसी चीज से वंचित रखना होगा या अपनी डाइट में से कोई चीज निकालनी होगी। जैसे मैं हैमबर्गर, चॉकलेट या डेयरी प्रोडक्ट नहीं खा सकता। इसके बजाय वो इस बात पर ध्यान केंद्रित करते हैं कि वो क्या खा सकते हैं। जैसे आज मैं सलाद, स्टीम्ड सब्जियां और ताजे अंजीर खाने वाला हूं। जो वो खा सकते हैं वो उसी पर एकाग्र रहते हैं और उसी से अपना पेट भरते हैं। इससे फायदा होता है कि जो वो नहीं खा सकते उस पर उनका ध्यान ही नहीं जाता है, ना ही उनका मन ललचाता है। उन्हें जो त्याग करना है उस पर ध्यान केंद्रित करने की बजाय मॉन्टेल इस बारे में सोचते हैं कि उन्हें क्या जोड़ना है। परिणाम काफी अच्छा होता है। मेरा एक मित्र टीवी देखने में बहुत ज्यादा समय बर्बाद करने की बुरी आदत छोड़ना चाहता था। उसकी मदद करने के लिए मैंने उससे पूछा कि अगर उसके पास 3 घंटे का खाली समय रहेगा तो वो क्या करना पसंद करेगा। उसने कहा कि वो अपने बच्चों के साथ ज्यादा खेलने लगेगा। मैंने उसे ये भी कहा कि वो कोई हॉबी चुन ले जिसे वो हमेशा से करना चाहता है।
उसने फोटोग्राफी को चुना। वो टेक्नोलॉजी प्रेमी था, इसीलिए हाईटेक एडिटिंग उपकरण ले आया, जिन्हें वो खुशी खुशी पारिवारिक सैर में उठाकर ले जाता था ताकि वो अपने बच्चों के बेहतरीन फोटो खींच सके। फिर वो शाम को घंटों उनकी एडिटिंग करके स्लाइड शो और फोटो एल्बम बनाता था, जिन्हें देखने में पूरे परिवार को मजा आता था। अंत में उन्होंने इकट्ठे समय गुजारा, हंसी मजाक किया और ये याद किया कि उन्हें कितना मजा आया था, क्योंकि वो अपने बच्चों और फोटोग्राफी पर बहुत ज्यादा केंद्रित था। इसीलिए अब उसके पास रात को बैठकर टीवी देखने का ना तो समय था और ना ही इच्छा। उसे एहसास हुआ कि वो टीवी इसीलिए देख रहा था क्योंकि यह व्यस्त कामकाजी दिन के बाद आसान मानसिक पलायन था। टीवी देखने की आदत की बजाय बच्चों के साथ खेलने और अपनी फोटोग्राफी की हॉबी पर काम करने की नई आदत डालने में उसे बड़ा मजा आया। उसका उत्साह बढ़ा और उसे ज्यादा अच्छा पुरस्कार मिला। आप क्या जोड़ने का चयन कर सकते हैं जिससे आपको समृद्ध जीवन अनुभव मिल सकता है? तीसरा, पीडीए, जवाबदेही का सार्वजनिक प्रदर्शन करें। किसी भी सार्वजनिक पद पाने वाले व्यक्ति को शपथ लेते देखें। मैं शपथ लेता हूं, और फिर वो बताता है कि वो अपने चुनाव प्रचार के वादों को कैसे पूरा करेगा। वो जानता है कि सार्वजनिक घोषणा करने के बाद उसे हर एक काम के लिए जिम्मेदार ठहराया जाएगा जो उसके वादों को पूरा नहीं करता है, और हर उस काम के लिए उसकी तारीफ की जाएगी जो उसके लक्ष्यों की दिशा में होगा। किसी नई आदत को मजबूत बनाना चाहते हैं, लोगों को बता दें, सोशल मीडिया की वजह से आज ये काम जितना आसान है उतना कभी नहीं रहा। मैंने एक महिला के बारे में सुना जिसने अपनी आर्थिक स्थिति को नियंत्रित करने का निर्णय लिया। इसके लिए उसने एक अनोखा तरीका आजमाया। वो दिन में जो भी खर्च करती थी, एक एक सिक्के के बारे में अपने ब्लॉग में लिखती थी। उसका परिवार, मित्र और बहुत से सहकर्मी उसके खर्च की आदतों पर नजर रख रहे थे। निगरानी के लिए इतनी सारी आंखों का परिणाम यह हुआ कि वो पैसों के मामले में कहीं ज्यादा जिम्मेदार और अनुशासित हो गई। मैंने एक बार एक सहकर्मी की सिगरेट की आदत छोड़ने में मदद की, क्योंकि मैंने कंपनी में हर व्यक्ति को यह बता दिया था, सुनो, ज़ेल्डा ने सिगरेट छोड़ने का निर्णय लिया है। क्या ये बेहतरीन नहीं है? उसने अभी अभी अपनी आखिरी सिगरेट पी है। फिर मैंने उसके क्यूबिकल के बाहर एक बड़ा वॉल कैलेंडर लगा दिया। जब वो सिगरेट नहीं पीती थी तो हर दिन ज़ेल्डा को कैलेंडर पर एक बड़ा मोटा लाल एक्स खींचना होता था। सहकर्मी इस पर गौर करने लगे और उसका उत्साह बढ़ाने लगे। चार्ट बड़े लाल एक्स से भरने लगा और सजीव बन गया। ज़ेल्डा उस चार्ट को नहीं छोड़ना चाहती थी, अपने सहकर्मियों को निराश नहीं करना चाहती थी और खुद हार नहीं मानना चाहती थी। इसीलिए उसने सिगरेट छोड़ दी। अपने परिवार को बताएं, अपने मित्रों को बताएं, फेसबुक और ट्विटर पर बताएं। ये संदेश फैला दें कि आप शक्तिशाली हैं और अपने जीवन के प्रभारी हैं। चौथा, सफलता साथी खोजें। दो लोग हाथ पकड़कर एक ही लक्ष्य की दिशा में चलें, इससे ज्यादा शक्तिशाली चीजें बहुत कम होती हैं। अपनी सफलता की संभावनाओं को बढ़ाने के लिए कोई सफलता साथी खोजें जो आपकी नई आदत को मजबूत करते समय आपको जवाबदेह रखेगा, और आप भी उसके लिए ऐसा ही करेंगे। मिसाल के तौर पर मेरे एक पीक परफॉर्मेंस पार्टनर हैं। हर शुक्रवार को ठीक 11 बजे हम आधा घंटे तक बात करते हैं, जिस दौरान हम अपनी जीत, हार, सुधार, आहा बताते हैं और आवश्यक फीडबैक का आग्रह करते हैं। इस दौरान हम एक दूसरे को जवाबदेह ठहराते हैं। आप नियमित पैदल चलने, दौड़ने या जिम जाने के लिए सफलता साथी बना सकते हैं। आप व्यक्तिगत विकास की पुस्तकों या सकारात्मक विचारों के आदान प्रदान के लिए सफलता साथी बना सकते हैं। प्रतिस्पर्धा और एकजुटता। आपके प्रतिस्पर्धी जज्बे को जगाने के लिए मित्रतापूर्ण प्रतिस्पर्धा जैसा कुछ नहीं है, ताकि आप एक धमाके के साथ नई आदत में डूब जाएं। इसका एक उदाहरण देखें। पिछली गर्मियों में मैंने हमारे 3,50,000 डेरेन डेली सदस्यों को निरंतरता की चुनौती दी। हमने इसे 90 दिनों का रेवन रन चैलेंज कहा, जिसका नामकरण साउथ बीच के मशहूर धावक रॉबर्ट रेवेनक्राफ्ट के नाम पर किया गया था। साउथ बीच मियामी की सफेद रेत पर रेवन पिछले 45 साल से ज्यादा समय से 8 मील दौड़ रहे हैं, ये लिखे जाने तक। इस दौरान उन्होंने एक दिन का भी नागा नहीं किया है। तूफानों में भी, जांघों के दर्द में भी, टूटी हड्डियों में भी, फूड पॉइजनिंग में भी, निमोनिया और अन्य परिस्थितियों में भी। चुनौती सरल थी, 90 दिनों तक हर दिन कम से कम 1 मील दौड़ें। देखिए, अगर रेवन 16,500 से अधिक दिनों तक 8 मील दौड़ सकते हैं तो हम 90 दिनों तक 1 मील तो दौड़ ही सकते हैं। कोई बहाना नहीं चलेगा। मैं जानता था कि डेरेन डेली के कई सदस्य इस चुनौती को स्वीकार करेंगे, लेकिन मैंने ये नहीं सोचा था कि ज्यादातर इसे सफलतापूर्वक पूरा कर लेंगे। वास्तव में मैंने अपनी टीम से शर्त लगाई थी कि 10% भी 90 दिन तक इस आदत को कायम नहीं रख पाएंगे। निरंतरता की कमी मानव जाति की कमजोर नस है। मैंने जिस चीज के बारे में नहीं सोचा था वो थी प्रतिस्पर्धा की शक्ति और साहचारी का ईंधन। इसी कारण मेरे अनुमान से 3 गुने से भी ज्यादा लोगों ने सफलतापूर्वक चुनौती पूरी की। लेकिन जैसे ही प्रतिस्पर्धा खत्म हुई, मैं देखकर ठगा रह गया कि व्यायाम की निरंतरता कम होने लगी। प्रतिस्पर्धा के 1 महीने बाद ही ये 60% से भी ज्यादा कम हो गई।
जब हमने एक और प्रतिस्पर्धा आयोजित की तो संलग्नता और निरंतरता दोबारा बढ़ गई। लोगों के इंजन को चलाने के लिए थोड़ी प्रतिस्पर्धा की जरूरत होती है। बदले में उन्हें एक साझा अनुभव, समुदाय का अद्भुत एहसास और मजा भी मिलता है। आप अपने मित्रों, सहकर्मियों या टीम के साथियों के साथ किस तरह की दोस्ताना प्रतिस्पर्धा आयोजित करा सकते हैं? आप अपनी नई आदत में मजेदार प्रतिद्वंदिता और प्रतिस्पर्धी जज्बा कैसे डाल सकते हैं? छठा, जश्न मनाएं। काम में लगे रहने और खेलकूद में नहीं लगे रहने से जैक ढीला हो जाता है। यह पीछे फिसलने का नुस्खा है। रास्ते में आपको अपनी जीत का जश्न मनाना चाहिए और आनंद लेना चाहिए। आप लाभ के बिना लगातार त्याग करने से काम पूरा नहीं कर पाएंगे। इसलिए आपको हर महीने, हर सप्ताह, हर दिन खुद को देने के लिए छोटे छोटे पुरस्कार खोजने चाहिए। जैसे ये छोटा सा श्रेय कि आपने एक नए व्यवहार को सफलतापूर्वक कर लिया। शायद टहलना, तनाव रहित बात या मजे के लिए कोई चीज पढ़ना। ज्यादा बड़ी उपलब्धियों के लिए मसाज बुक कर लें या अपने प्रिय रेस्टोरेंट में डिनर लें। वादा करें कि जब आप इंद्रधनुष के अंत में पहुंचेंगे तो खुद को स्वर्ण कलश देंगे। परिवर्तन मुश्किल है, वाह। एक चीज जो 99% असफल और सफल लोगों में आम होती है, वो दोनों ही उन्हीं कामों को करना नापसंद करते हैं। फर्क यह है कि सफल लोग अपनी नापसंदगी के बावजूद उन कामों को कर देते हैं। परिवर्तन मुश्किल होता है, इसीलिए लोग अपनी बुरी आदतों का कायाकल्प नहीं करते हैं और इसीलिए इतने सारे लोग अंततः दुखी और अस्वस्थ रहते हैं। बहरहाल, इस सच्चाई के बारे में जो चीज मुझे रोमांचित करती है वो ये है कि अगर परिवर्तन आसान होता और इसे हर कोई कर लेता तो यह आपके और मेरे लिए अलग दिखना और असाधारण सफलता पाना ज्यादा मुश्किल होता। साधारण हमेशा आसान है, असाधारण ही आपको भीड़ से अलग करता है। जब कोई चीज मुश्किल होती है तो मैं व्यक्तिगत रूप से हमेशा खुश होता हूं। क्यों? क्योंकि मैं जानता हूं कि ज्यादातर लोग वो नहीं करेंगे जो इस मुश्किल स्थिति में करने की जरूरत होती है। इसीलिए ये मेरे लिए सबसे आगे कदम रखना और बढ़त हासिल करना ज्यादा आसान होगा। मुझे डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग जूनियर के वाक्पटुता भरे शब्द बहुत पसंद है। किसी इंसान का चरम पैमाना यह नहीं है कि वो आराम और सुविधा के पल में कहां खड़ा होता है, बल्कि यह है कि वो चुनौती के समय में कहां खड़ा होता है। जब आप मुश्किलों, निरस्ता और परेशानियों के बावजूद लगन से आगे बढ़ते हैं, तभी आप में महत्वपूर्ण सुधार होता है और आप प्रतिस्पर्धा से आगे निकलते हैं। अगर ये मुश्किल है, अजीब है या नीरस है तो होने दें, बस इसे कर दें। और जब आप इसे करते रहेंगे तो संचयी परिणाम का जादू आपको आकर्षक पुरस्कार देगा। धैर्य रखें। जब बात अपनी पुरानी आदतों को छोड़ने और नई आदतें डालने की आती है तो ये बात हमेशा याद रखें कि आपको खुद के साथ धैर्य रखना होगा। जिन व्यवहारों को आप इस समय बदलने की कोशिश कर रहे होते हैं, अगर आपने उन्हें 20, 30 या 40 साल तक दोहराया है तो आपको ये उम्मीद रखनी चाहिए कि स्थायी परिणाम देखने के लिए काफी समय और प्रयास लगेगा। विज्ञान बताता है कि कई बार दोहराए गए विचारों और कार्यों के पैटर्न न्यूरो सिग्नेचर या ब्रेन ग्रूव यानी मस्तिष्क के खांचे बना देते हैं। किसी खास आदत के विचार पैटर्न आपस में जुड़े न्यूरॉन्स की एक श्रृंखला से जुड़े रहते हैं। उस आदत को ध्यान से पोषण मिलता है। जब हम किसी आदत पर ध्यान देते हैं तो हम मस्तिष्क के उस खांचे को सक्रिय कर देते हैं और उस आदत से संबंध, विचार, इच्छाएं और कार्य तुरंत सामने आ जाते हैं। सौभाग्य से हमारे मस्तिष्क लचीले होते हैं। जब हम बुरी आदतों पर ध्यान देना छोड़ देते हैं तो ये खांचे कमजोर हो जाते हैं। जब हम नई आदतें डालते हैं तो हर दोहराव के साथ हम नए खांचों को ज्यादा गहरा बनाते हैं और अगर ये सिलसिला जारी रहे तो ये नए खांचे अंततः पिछली आदतों से ज्यादा शक्तिशाली बन जाएंगे। नई आदतें डालने और अपने मस्तिष्क के नए खांचे बनाने में जरा समय तो लगेगा। खुद के साथ धैर्यवान बने। अगर आप परिवर्तन की गाड़ी से गिर जाते हैं तो धूल साफ करें, खुद को ना कोसें और दोबारा उस पर चढ़ जाएं। कोई समस्या नहीं, हम सभी गिरते हैं, बस दोबारा चल दें और दूसरी रणनीति आजमाएं। अपने समर्पण और निरंतरता की पुष्टि करते रहें। अगर आप लगन से आगे बढ़ते हैं तो आपको बड़े पुरस्कार मिलेंगे। पुरस्कार की बात आई है तो मैं बताना चाहता हूं कि अगला अध्याय वो जगह है जहां हम सचमुच भीड़ से अलग हटकर दिखना शुरू करेंगे। यहीं पर बहुगणित परिणाम सचमुच दिखने लगेगा। आपने पहले 3 अध्यायों की बुनियादी बातों से जो अनुशासित प्रयास लागू किया है उसका पुरस्कार आपको आगे मिलेगा, बड़ा पुरस्कार।